मैं हूं नीतीश और आप सभी को कार्तिक साइंस क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज जो है बहुत ही जो इम्पोर्टेंट साइंस के कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आज हम उसके बारे में आपको बताते हैं। यहाँ पर समझिए कि जो ग्रुप डी का जो पेपर से ये सारा का सारा प्रश्न लिया गया है और बहुत ही ये मतलब इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए बस इसको 5 मिनट में, इस यहाँ पर 17 प्रश्न लिखा हुआ है, 5 मिनट में 17 प्रश्न हम लोग डील करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू हो जाते हैं। देखिए लिखा हुआ पहला प्रश्न है कि जब तार की लंबाई दोगुनी हो जाती है तो यहाँ पर पूछा था कि जब विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा। विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा, विद्युत धारा क्या हो जाएगा। जैसे आप जानते होंगे कि आर जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के। यहाँ बोल रहा है कि लंबाई दुगनी हो जाती है। लंबाई जब दुगनी होगी तो इसका मतलब क्या है कि प्रतिरोध भी दुगनी हो जाएगी और आई डिपेंड करता है वी बाय आर। तो आर पर डिपेंड करता है, तो आर जब दुगनी हो जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। करंट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा ना, करंट आधा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एल की लंबाई अगर बढ़ाइएगा तो आर दुगना हो जाएगा। आर क्या होगा, दुगना होगा। तो आपका करंट जो होता है आई जो होता है वह यहाँ पर जब दुगना हो जाएगा आर तो दुगना लिखिएगा। तो ये देखिए कि 1/2 आ गया। तो 1/2 कहने का मतलब आई का वैल्यू क्या हो गया, 1/2 यहाँ एक्स्ट्रा आ गया 1/2। तो इसका मतलब आधा हो जाता है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा कि जब तार की लंबाई दुगनी हो जाती है तो यहाँ पर विद्युत धारा में क्या चेंज आएगा कि विद्युत धारा आधा हो जाएगा। ये जो प्रश्न है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, समझिए। तो यहाँ पर आई पूछ रहा था तो आई आधा हो जाएगा। और ये जान लीजिए कि ये प्रश्न जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको आप मतलब छोड़िएगा नहीं, इसको आप याद करके रखिएगा। फिर कहता है कि यौन प्रजनन में माता पिता योगदान देते हैं। यौन प्रजनन में माता पिता योगदान देते हैं, मतलब इसमें पूछा गया था कि इसमें बताइए कि माता पिता का कितना जीन जो है भाग लेता है। तो इसमें आधा आधा, जैसे पिता का आधा और माता का भी आधा भाग लेता है जीन। तो वही जीन के बारे में इसमें पूछा गया था कि कितना मतलब भाग लेता है। तो इसमें लिख दीजिएगा आंसर में हो जाएगा आधा। आंसर में क्या हो जाएगा, आधा। इसमें भी देखिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसा प्रश्न है कि आपको कभी प्रश्न मिलता नहीं होगा, लेकिन इसको खोज करके लाया गया था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर कहता है जस्ता के 23.3 ग्राम मोल्स की संख्या मोल्स की संख्या इसमें पूछ रहा है। जैसे जस्ता के 23.3 ग्राम में मोल्स की संख्या बताना है आपको। तो मोल्स की संख्या क्या लिखिएगा कि 23.3 ग्राम और फिर जस्ता का जो होता है 56.3 ग्राम होता है। तो इसको लगभग काटिएगा तो 0.35 आंसर आएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, मोल्स की संख्या हो जाएगी। यही आपका क्या हो जाएगा, मोल्स की संख्या हो जाएगा। यही आपका मोल्स की संख्या हो जाएगा। अब देखिए चौथा प्रश्न पर चलते हैं कि जब तांबा धातु जिंक सल्फेट के घोल में डुबाया जाता है तो फिर क्या बनता है। तो जब तांबा धातु जिंक सल्फेट के घोल में डुबाया जाता है तो यहाँ पर आपका कॉपर सल्फेट बन जाता है। कॉपर सल्फेट CuSO4 बन जाता है। देखिए फिर पांचवा प्रश्न पर चलते हैं कि डैश होने पर कार्य होता है। तो यहाँ पर लिखिएगा कि अगर ऊर्जा किसी भी चीज़ में अगर विद्यमान है तो क्या होगा, ऊर्जा। यहाँ पर आंसर में लिखिएगा ऊर्जा। यहाँ पर क्या लिखिएगा, ऊर्जा। कि ऊर्जा होने पर कार्य होता है। कारण है कि किसी भी चीज़ में अगर ऊर्जा रहता है तो इसका मतलब क्या कि कार्य करने की क्षमता उसमें रहता है, तो इसीलिए ऊर्जा हो जाएगा। देखिए छठा प्रश्न, सबसे अधिक धन विद्युतीय तत्व या धातु कौन सा है। देखिए तत्व भी पूछा जा सकता है, धातु भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर आप पढ़ते होंगे सीजियम। सीजियम जो है ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट होता है। अगर पीरियोडिक टेबल इस प्रकार का आप देखे होंगे पीरियोडिक टेबल, तो इसमें जो ये प्रथम ग्रुप का जो एलिमेंट होता है, ये प्रथम ग्रुप का एलिमेंट जो होता है, इसमें लास्ट में सीजियम देखते होंगे। तो सीजियम जो है इसमें धन विद्युतीय सबसे ज़्यादा धन विद्युतीय होता है। फिर सातवां प्रश्न देखिए कि घ्राण संबंधी सूचक कौन सा है। तो देखिए इसमें ऑप्शन दे दिए, यहाँ पर जरूरी था ऑप्शन, इसलिए ऑप्शन भी आपको मिल गया है कि साबुन है, गुलाब है, लौंग है, हल्दी है। तो यहाँ पर लौंग आंसर में हो जाएगा आपका क्या कि घ्राण संबंधी सूचक। घ्राण संबंधी सूचक होता क्या है कि जो जैसे अम्ल में तथा क्षार में अपना प्रभाव दर्शाता हो। तो ये क्या करता है, अम्ल में जब इसको डालते हैं लौंग को तो ये अपना जो सुगंध जो होता है वो ऐसा का वैसा ही रहता है, मतलब बरकरार रखता है। लेकिन क्षार में क्या हो जाता है, खो देता है। तो इससे आप पहचान कर लीजिएगा कि कौन अम्ल है, कौन क्या है, क्षार है। तो अम्ल और क्षार को मतलब डिटरमाइन करने के लिए लौंग का प्रयोग कर सकते हैं। फिर कहता है कि अगर वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है तो उसका वजन क्या हो जाएगा। आप जानते हैं कि किसी भी वजन को मतलब कि क्या लिखिएगा, वजन को लिखते हैं, वजन को क्या लिखते हैं, वजन बराबर होता है mg। m मास होता है, g होता है 9.8। तो m वहाँ 10 दिया हुआ है, 9.8 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 98 न्यूटन हो जाएगा। न्यूटन फोर्स होता है, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। तो यहाँ पर 98 न्यूटन आंसर में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 98 आंसर में हो जाएगा आपका। फिर कहता है ब्लीचिंग पाउडर में मौजूद ब्लीचिंग एजेंट क्या होता है। देखिए ब्लीचिंग का सूत्र जो होता है CaOCl2 होता है। तो यहाँ पर देखिए क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन ही क्या होता है, ब्लीचिंग मतलब इसमें ब्लीचिंग एजेंट होता है आपका। ब्लीचिंग एजेंट का मतलब होता है कि साफ करने का एजेंट, तो वहाँ पर क्लोरीन हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखिए, विभिन्न प्रकार के अस्थायी उत्तक के निर्माण के लिए डैश उत्तक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। तो डैश उत्तक को आप सुने होंगे कि जैसे मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होता है वो क्या होता है कि आगे आगे बढ़ते जाता है और फिर मतलब वो पीछे पीछे मतलब क्या अस्थायी उत्तक का निर्माण करते जाता है। तो यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दे दीजिएगा, जिसको कि आप क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को आप क्या कहिएगा, सिंपलेस्ट उत्तक भी इसको बोला जाता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को सिंपलेस्ट उत्तक भी बोला जाता है। देखिए आधुनिक आवर्त, फिर 11वां प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में 11 से 18 तक के परमाणु संख्या वाले तत्वों की किस आवर्त संख्या में रखा गया है। तो 11 से सोडियम से देखिए स्टार्ट होता है और 18 किसका, आर्गन का होता है। तो ये कौन से मतलब कीजिए सॉरी पीरियड का मतलब तत्व होता है, ये थर्ड पीरियड का तत्व होता है। तो यहाँ आप थर्ड लिख दीजिएगा, थर्ड पीरियड का मतलब तत्व होता है। 12 नंबर देखिए कि डैश का उपयोग वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में किया जाता है। तो इसमें आपका निकेल आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निकेल का प्रयोग जो है उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। यह भी प्रश्न बार बार पूछा
जाता है। यहाँ पर देखिए वैसा ही प्रश्न को लिया गया है जो बार-बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा जाए, आपको प्रश्न पूछेगा कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, तो निकेल का प्रयोग करते हैं। फिर है देखिए 13वां प्रश्न है कि किसी वस्तु के स्वतंत्र रूप से गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा बढ़ती है। जब भी कोई जैसे वस्तु अगर ऊपर से अगर गिर रही है नीचे, तो उसमें क्या होता है कि देखिए हाइट जितना बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, लेकिन पोटेंशियल क्या होता है, हाइट क्या होता है कि कमते जा रहा है। अगर कोई वस्तु गिर रहा है तो हाइट क्या होता है, कमते जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ने से रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा नहीं। इसका मतलब क्या बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी ही कन्वर्ट होता है गतिज ऊर्जा में। आप सुने होंगे जैसे उसको पोटेंशियल एनर्जी इंग्लिश शब्द है, हिंदी में उसको रासायनिक ऊर्जा बोलते हैं, उसको रासायनिक कहते हैं, सॉरी स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा मतलब कन्वर्ट होता है किसमें, गतिज ऊर्जा में, जिसको कि आप काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो यहाँ पर कौन बढ़ता है, स्वतंत्र रूप से अगर कोई वस्तु गिर रहा है तो फिर कौन सी ऊर्जा बढ़ेगी, तो यहाँ लिखिएगा गतिज ऊर्जा। इसमें क्या लिखिएगा, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा लिखिएगा आप। फिर देखिए कहता है कि 14 नंबर क्वेश्चन है कि डैश तत्व की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षाएं हैं। डैश तत्व की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षाएं हैं। तो आप देखिए पहला नंबर तो 8 इलेक्ट्रॉन बोल रहा है, तो 8 इलेक्ट्रॉन उससे क्या चीज़ आप समझ रहे हैं कि जिसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है ना, तो वो जो है वो कक्षा जो मतलब कहा जाता है, वो कक्षा क्या कहा जाता है कि पूरा का पूरा भरा हुआ है। तो पूरा का पूरा कक्षा मतलब कि जो सभी इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन जिसके कक्षा में रहता है तो वो इनर्ट गैस होता है। तो इनर्ट गैस मतलब कि जो कौन सा होता है, तो इसमें आर्गन हो जाएगा आपका आंसर। इसमें क्या हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा। आर्गन में आप अगर देखिएगा तो लास्ट कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। और फिर कहता है 3 कक्षा भी होना चाहिए, तो 3 कक्षा भी उसमें रहता है। देखिए आर्गन का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अगर लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। देखिए ये 1 2 3 ये क्या दर्शा रहा है, तो ये सेल को दर्शाता है। और यहाँ पर ये sp जो दर्शा रहा है, यहाँ पर सब सेल दिखा रहा है। फिर देखिए काली क्रांति काली क्रांति डैश के उत्पादन से संबंधित है, तो यहाँ पर पेट्रोलियम हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका पेट्रोलियम हो जाएगा। यहाँ पर लिखिएगा पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से संबंधित क्या होता है, काली क्रांति है। उसी प्रकार जैसे कभी कोई पूछ देता है कि गोल क्रांति क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर काली क्रांति जो है, काली क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है, तो वही बता रहे थे कि आपको गोल क्रांति भी जैसे आलू से संबंधित होता है, उसी प्रकार से ग्रे क्रांति के बारे में अगर बोला जाए तो ग्रे क्रांति आपका उर्वरक से संबंधित हो जाता है। अगर उसी प्रकार से जैसे श्वेत क्रांति पूछेगा तो दूध से संबंधित हो जाता है। और अगर इसी प्रकार से बहुत सा क्रांति होता है जिसके बारे में आपको पूछ लिया जाता है अक्सर एग्जाम में, तो इस क्रांति वाले चैप्टर को आप 50 पढ़ लीजिएगा। फिर कहता है कि डैश जो है एक बीज पत्री पौधा है। इसमें देखिए ऑप्शन की जरूरत था, इसलिए हम आपको ऑप्शन भी दिए हैं कि ऑप्शन में क्या है कि गाजर है, गुलबहार है, लहसुन है, गुलाब है। देखिए एक बीज पत्री और 2 बीज पत्री पौधा को पहचानने का तरीका क्या है कि उसके पत्ते को देखिएगा। पत्ता को अगर देखिएगा ना, जिस प्रकार से गुलाब का पौधा का अगर पत्ता आप अगर देखे होंगे तो उसका पत्ता कैसा होता है, थोड़ा सा ऐसे चौड़ा टाइप का होता है, चौड़ा टाइप से होता है। और ऐसे कांटेदार मतलब कि हल्का हल्का जैसे हल्का ऐसे कांटा मतलब कि निकला हुआ रहता है, कांटा निकला हुआ रहता है। तो ये गुलाब का पत्ता होता है। तो इस प्रकार से अगर कांटादार मतलब इस प्रकार चौड़ा अगर पत्ता हो तो फिर समझ जाइए कि वो 2 बीज पत्री पौधा होता है। लेकिन अगर एक बीज पत्री की अगर बात की जाए, जैसे कि आप अगर बांस के पत्ता को देखे होंगे तो लंबा जैसा दिखता है, उसी प्रकार गेहूं का पत्ता अगर देखे होंगे तो लंबा जैसा दिखता है, उसी प्रकार धान का पत्ता भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आंसर आपका हो जाएगा, जैसे लहसुन, तो लहसुन का भी अगर पेड़ या लहसुन का पौधा अगर देखे होंगे तो वह भी क्या होता है, लंबा लंबा पत्ता होता है। तो यहाँ पर लहसुन आप आंसर दे दीजिएगा। फिर कहता है कि बांध में जमा पानी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो कहता है बांध में जमा पानी जो होता है उसमें उसमें स्थितिज ऊर्जा रहती है। आप जैसे कोई भी देखते हो कि जैसे बांध जो बनाया जाता है, जैसे अगर किसी भी पहाड़ी से चाहे किसी भी मतलब कि देखते हो ऊंचाई पर से अगर पानी अगर गिर रहा है तो उसको बांध के द्वारा वहाँ पर पानी को रखा जाता है। और फिर क्या किया जाता है कि पानी को मतलब कि रखा जाता है और उसको ऊंचाई से गिराया जाता है। उसको इसलिए मतलब स्टोर किया जाता है ताकि बहुत भारी मात्रा में वहाँ पर जमा पानी हो सके। और जब ऊंचाई से गिरेगा तो फिर ज़्यादा मतलब हेवी वेट के साथ गिरेगा तो फिर समझिए कि उसमें ज़्यादा मतलब कि पावर होता है किसी भी चीज़ पर कार्य करने के लिए। जैसे आप सुने होंगे कि जैसे जब पानी से बिजली बनता है, तो पानी से बिजली जो बनता है कुछ इसी प्रकार से मतलब बनता है कि ऊपर से गिरता है पानी, पहाड़ पर से गिरता है और नीचे टरबाइन लगा हुआ रहता है। टरबाइन क्या करता है, टरबाइन को घुमाता है वो, और जिस प्रकार से घूमता है फिर आगे मतलब कि जैसे कन्वर्टर ऐसा लगा हुआ रहता है, जैसे जिसको आप सुनते होंगे कि जैसे ट्रांसफार्मर जैसे सुनते होंगे, तो उसी प्रकार से मतलब बिजली को बनाने का कार्य करता है। तो इतना ही मेरा मतलब प्रश्न था, 17 प्रश्न था। 17 प्रश्न को मतलब कि थोड़ा सा टाइम इसमें लगा कि 10 मिनट मतलब कि आपको समझाने के चक्कर में 10 मिनट लगभग लगा दिए होंगे। लेकिन समझिए कि ये भी बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण प्रश्न था, तो इसीलिए इसको आप बार-बार मतलब कि रिवीजन कीजिएगा, इसको देखिएगा। और अगर अच्छा अगर लगा हो मेरा मेहनत तो फिर आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।